ओके, लेट्स स्टार्ट। आज हम इस पूरे चैप्टर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक ही लेक्चर में रिवीजन कर लेंगे। लगभग पूरी थ्योरी आज के लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। वो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे और सारा क्वेश्चन के थ्रू ही करेंगे इस पूरे चैप्टर को। अलग अलग क्वेश्चंस मैं लूंगा, उसी के अंदर मैं आपको थ्योरी समझाता जाऊंगा। ठीक है। अगेन ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। डायरेक्ट इसमें से एक क्वेश्चन तो आता ही है और कभी और ज्यादातर केस में ये दूसरे चैप्टर में बहुत यूज होता है। प्रोबेबिलिटी की भी बात करूं तो प्रोबेबिलिटी में भी इसका बहुत अच्छा यूज है, जिसका बेसिक फंडामेंटल समझना बहुत जरूरी है ताकि दूसरे चैप्टर में जब भी इसका यूज हो आप क्वेश्चन बना सको। अब पहले मैं आपको इसका फंडामेंटल समझा रहा हूं स्टार्टिंग, ध्यान से सुनना। देखो ये जो चैप्टर है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये यूज हुआ था जनरली काउंटिंग के लिए। काउंटिंग के लिए का सेंस ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी एक्सपेरिमेंट को या फिर किसी भी काम को करने कितने तरीके होंगे, कोई भी टास्क को करने कितने तरीके होंगे, वो नंबर ऑफ वेज काउंट करने के लिए हमने इस चैप्टर का यूज किया। अब कभी कभी टास्क इतने लेंदी होते हैं कि उसको अगर मैं मैन्युअली काउंट करूंगा तो बहुत लेंदी जाता है, एक एक काउंट करूंगा तो कभी कभी दिन निकल जाता है। लेकिन वहीं पे अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके उसका आंसर निकालेंगे तो आंसर 10 सेकंड 15 सेकंड में ही आ जाएगा। इसलिए इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत वाइड एप्लीकेशन है हर फील्ड में। ठीक है, तो बेसिकली काउंटिंग करवा। अब स्टार्टिंग सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो क्या था? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में दो तरह के फंडामेंटल प्रिंसिपल हुए, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब प्रिंसिपल ऑफ एडिशन प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन है क्या, समझना अच्छे से। जैसे बोला गया, मानो एग्जांपल के तौर पे एक कैफे था, उस कैफे में मान लो 5 तरह के सैंडविच अवेलेबल है, 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंडविच है। और मान लो 3 डिफरेंट टाइप के मिल्क शेक थे। अब आप वहां पे गए और आपको बहुत तेज भूख लगी थी। आपने बोला कि भाई भूख बहुत तेज लग रही है तो मुझे एक सैंडविच तो खाना ही पड़ेगा और एक मिल्क शेक भी पीना है। तो आपको एक सैंडविच भी चाहिए और एक मिल्क शेक भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन, कितने डिफरेंट तरीके से आप एक सैंडविच और एक मिल्क शेक खरीद सकते हो। तो इसका आंसर क्या आएगा? 5 तरह के सैंडविच है, S1 S2 S3 S4 S5 है ना। 3 तरह के मिल्क शेक है, M2 M3। तो मुझे एक सैंडविच चाहिए और एक मिल्क शेक चाहिए, 1 सैंडविच एंड 1 मिल्क शेक। तो एक सैंडविच और एक मिल्क शेक को सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे बताओ? याद होगा ना फंडामेंटल, तो कितना होगा? एक सैंडविच और एक मिल्क शेक को खरीद, अगर चलो मान लो आपको पीएनसी याद भी नहीं तो नॉर्मली काउंट करो। मान लो आपने सैंडविच S1 सिलेक्ट कर लिया। अब S1 के साथ 3 ऑप्शन है, यस है ना, S1 M1 M2 और M3। तो ये कितने हो गए? 3 तरीके। मान लो फिर अगर आपने S2 सिलेक्ट कर लिया तो S2 के साथ वापस 3 ऑप्शन, S3 के साथ भी 3 ऑप्शन, S4 के साथ भी 3 ऑप्शन और S5 के साथ भी क्या हो गया? 3 ऑप्शन। 3 को आप 5 बार ऐड करो, मतलब रिपीटेटिव एडिशन को मल्टीप्लिकेशन की तरह अपन क्या कर रहे हैं? 3 into 5 ही कर रहे हैं, है ना। यस सर। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, हमारे पास 2 टास्क थे। पहले टास्क मतलब सैंडविच को सिलेक्ट करने के लिए, मेरे पास 5 डिफरेंट तरीके थे। मिल्क शेक को सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास 3 डिफरेंट तरीके थे। तो दोनों काम को करने के, दोनों करने तो एंड की कंडीशन थी, दोनों काम को करने के कितने तरीके के? 5 into 3 दैट इज 15। तो यहाँ पे हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों? मल्टीप्लाई किया। तो जब भी आपके पास एंड की कंडीशन आती है, ये भी काम करना है, ये भी आपको काम करना है, दिस एंड दिस, उस केस में हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। और इसी प्रिंसिपल को क्या बोला गया? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और इसको जनरलाइज कैसे किया गया?
मान लो आपके पास कुछ टास्क है, पहले टास्क को करने के m तरीके, दूसरे टास्क को करने के n तरीके, तीसरे टास्क को करने के p तरीके, तो तीनों को करने के कितने तरीके हो जाएंगे, m इंटू n इंटू p, है ना? क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। इसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है? अब इसी में मैं अगर आपको ये पूछता कि आपको भूख कम थी और आपको कोई एक ही चीज चाहिए, एनी वन, आपको दोनों नहीं पीना है, कोई एक ही चीज पीना है, इफ यू वांट टू ड्रिंक एनी वन, दैट इज आइदर, या तो आप सैंडविच खा लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, या फिर आप मिल्क शेक पी लोगे तो भी आपका पेट भर जाएगा, ज्यादा भूख नहीं है आपको। तो यहाँ पे और की कंडीशन आ रही है, तो या तो सैंडविच चाहिए तो मिल्क शेक चाहिए। तो इस काम को करने के कितने तरीके, कोई एक ही चाहिए, या तो इन पांचों में से कोई एक ले लूंगा या इन तीन में से कोई एक लूंगा, तो मेरे पास टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, 8 तरीके हो जाएंगे, है ना? यस सर। तो यहाँ पे बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। तो जब भी और की कंडीशन आएगी हम क्या करेंगे, ऐड। इसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, है ना? ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्या हो गया, एडिशन। एडिशन। तो जब भी आपके पास अलग अलग टास्क है और की कंडीशन आए, या तो ये, या तो इसको करने के m तरीके, इसको करने के n तरीके, इसको करने के p तरीके, अच्छा ये सारे तरीके डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले वाले आपके पास 3 टास्क है, फर्स्ट टास्क, सेकेंड टास्क और थर्ड टास्क, 3 तरह के टास्क है मान लो। फर्स्ट वाले को करने के लिए आपके पास m डिफरेंट वेज है, m डिफरेंट वेज, ध्यान रखना बार बार वर्ड यहाँ पे डिफरेंट यूज होगा। तो जितने भी हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, एनपीआर या एनसीआर, वो तभी एप्लीकेबल है जब n मेरे डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो। दूसरे वाले टास्क को करने के मान लो मेरे पास n डिफरेंट तरीके हैं, और तीसरे वाले टास्क को करने के मान लो मेरे पास p डिफरेंट तरीके हैं। और अगर और की कंडीशन है कि पहला टास्क करना है या फिर दूसरा टास्क, तीसरा टास्क, अगर और की कंडीशन आई तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, टोटल वेज और m प्लस n प्लस p। वेरी गुड, टोटल तरीके मेरे पास कितने हो जाएंगे, m प्लस n प्लस p, वेरी गुड। और मान लो मुझे तीनों टास्क करने हैं, दिस, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और n की कंडीशन है, तो क्या हो जाएगा टोटल तरीका, m इंटू n इंटू p। बोलो, m इंटू n इंटू p। इसी को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन बोला। इसी से सारे फॉर्मूले डिराइव हुए। अब देखो ध्यान से, सारे फॉर्मूले भी इसी से डिराइव करते। एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया था कि जैसे मान लो मेरे पास 8 पीपल हैं, 8 लोग खड़े हुए हैं, 8 लोग खड़े हुए हैं, और मेरे पास यहाँ पे 5 चेयर है, 8 पीपल्स हैं और 5 चेयर्स अवेलेबल है। अब मेरे को क्या करना है, आई हैव टू, मुझे क्या करना है, इन 8 लोगों को इन 5 चेयर में को बिठाना है। मतलब पहले मुझे क्या करना है, 8 लोगों में से 5 लोगों को सिलेक्ट करना है, और फिर उन 5 Yes, लोगों sir. को इन 5 चेयर पे करना है, अरेंज करना है ना? यस सर। क्लियर है? इन 8 लोगों में से पहले 5 लोगों को सिलेक्ट करना है, फिर 5 लोगों को अरेंज करना है। तो पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से फंडामेंटली इसको समझते हैं। देखो आपके दिमाग में पुराने जा रहे जितने भी कॉन्सेप्ट है सबको अभी नलिफाई कर देना, एकदम बेसिक से समझना इस चैप्टर को। ये चैप्टर जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। हल्का सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हिला, क्वेश्चन होंगे ही नहीं, आप आगे जाके कंफ्यूज हो जाओगे भाई इसमें क्या करना है। इसलिए एकदम फंडामेंटली एक एक चीज को अच्छे से समझना, कंसंट्रेट होके। आपको भले आता हो, पुराने कॉन्सेप्ट जो भी सीखे हो उनको अभी के लिए होल्ड पे रखो, बस प्रॉपर्ली नए से सीखो। 8 लोगों को 5 चेयर पे अरेंज करना था, यहाँ पे मेरे पास 5 चेयर अवेलेबल थी, तो मैं एक एक करके देखता हूँ। पहली वाली चेयर पे बिठाने के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है, पहली चेयर पे बिठाने के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है, 8 ऑप्शन अवेलेबल है। किसी भी 8 में से किसी एक को बिठा दूंगा, है ना? तो पहली वाली चेयर पे बिठाने के मेरे पास 8 ऑप्शन अवेलेबल है, तो यहाँ पे 8 हो गए, कोई एक आदमी यहाँ पे आके बैठ जाएगा। अब दूसरी वाली चेयर पे बिठाने के लिए कितने ऑप्शन होंगे, 7। अगली के लिए कितने बचे, 6। फिर इसके लिए 5, इसके लिए 4। तो टोटल तरीका सब पे बिठाना है, तो सब में एंड की कंडीशन है, है ना? तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, इन सबको आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो देखो टोटल वेज कितना हो जाएगा, टोटल वेज टू अरेंज 5 पीपल, सॉरी, to arrange this 5 person on 5 chair, मतलब यहाँ पे क्या जाएगा, 8 into 7 into 6 into 5 into 4, है ना? यस सर। क्लियर हुआ? ये आपका Yes, sir. आंसर है, ठीक है। इसी में मैं अगर बोलता
एक सेकंड, इसी में अगर मैं ये बोलता कि मान लो मेरे पास 5 पीपल है तो 5 चेयर है, तो 5 पीपल को 5 चेयर पे बिठाने के कितने तरीके होते, तो वापस आप यही काम करते 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पे सब जगह क्या ऑब्जर्व हो रहा था कि बार बार जो आंसर आ रहा था वो सब कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट आ रहे थे, हाँ है ना। तो Yes, उन्होंने क्या sir. करा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक फैक्टोरियल डिफाइन कर दिया, क्योंकि बार बार इस तरह के प्रोडक्ट आ रहे तो उन्होंने क्या करा, एन फैक्टोरियल डिफाइन कर। एन फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टिल एन, इसको क्या बोला गया, एन फैक्टोरियल, है ना, ये आपको पता ही है। तो इसी आंसर को फैक्टोरियल के टर्म्स में अगर मुझे लिखना है तो मैं कर रहा हूँ 8 इंटू 7 इंटू यहाँ पे दिया हुआ है 6 इंटू Yes, 5 इंटू sir. 4 दिया हुआ है ना, बोलो। तो इसको मुझे फैक्टोरियल के टर्म्स में लिखा, जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ पे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, इसको Factorial. क्या लिख दूंगा, 5 फैक्टोरियल, क्या लिख फैक्टोरियल। देंगे, 5 Yes, फैक्टोरियल। sir. अब यहाँ पे मान लो 8 7 6 4 तक है, यहाँ पे 1 तक ले जाना है, क्योंकि मेरा एन फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 से लेके एन तक का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 3 टू 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 3 टू 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, सेम नंबर से डिवाइड किया, तो न्यूमरेटर में क्या बन गया, 8 3 फैक्टोरियल, factorial और डिनोमिनेटर में क्या बन upon गया, 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, है ना। Factorial. अच्छा, लेकिन मेरे पास क्या था क्वेश्चन में, 8 लोग थे, 5 चेयर थी, तो 8 और 5 के टर्म्स में इसको तो 8 ही लिखा, 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 माइनस 3 8 माइनस 5 फैक्टोरियल, Yes, sir. Yes, है sir. ना। और यही फॉर्मूला आपका बन जाएगा कि 8 लोगों को 5 चेयर पे अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 5 फैक्टोरियल। 8 लोगों को 5 चेयर पे अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 5 फैक्टोरियल। इसी तरह से अगर मान लो n लोग हैं, n लोगों को r चेयर पे अरेंज करना है, मतलब सिलेक्ट करके क्या करना है, अरेंज करना है, तो n लोगों को r चेयर पे सिलेक्ट करके अरेंज करने का फैक्ट क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, है ना। यस सर। बोलो। Yes, sir. और इसको शॉर्ट में क्या बोला गया था, NPR, यही था फॉर्मूला NPR का, Yes, sir. Yes. है ना। इसको आपने नाम दिया परम्यूटेशन, आपने क्या नाम दिया, परम्यूटेशन। सेम यहाँ पे भी 5 लोगों को 5 चेयर पे बिठाना था, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, है ना, दैट इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, दैट इज 5 फैक्टोरियल। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, Yes, n sir. लोगों को n चेयर पे अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल। Factorial. n लोगों को n चेयर पे अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल। तो यहाँ से हमारा सबसे पहला डेफिनेशन डिराइव हुआ परम्यूटेशन का। परम्यूटेशन किसको बोला गया, परम्यूटेशन का मतलब हो गया कि सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट बोथ। परम्यूटेशन का मतलब क्या हो जाएगा, बोलो, Selection and Selection. arrangement. अरेंजमेंट बोथ, सिलेक्शन भी हो रहा है, अरेंजमेंट भी हो रहा है, तो दोनों काम जब होते हैं तो हम क्या अप्लाई करते हैं, परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NPR, n लोगों को सिलेक्ट करके अरेंज करने का जो तरीका होता है उसका फॉर्मूला डिफाइन कर दिया गया NPR, और वो होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर है, Yes. यस सर। ठीक है। ये सारा आया किससे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से तो आया, बस उसको थोड़ा मॉडिफाई करके इस तरह से लिख दिया गया, लेकिन बेसिक मेरा यही था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्लियर हो गया। और Yes, n लोगों sir. को n जगह पे अरेंज करने का तरीका भी क्या हो जाएगा, NPN का मतलब क्या हो जाएगा, वापस n फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जहां पे सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों हो रहे हो वहां पे हम परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा NPR। और यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे क्या बोल रहा, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे n डिफरेंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, है ना। Yes, sir. n डिफरेंट ऑब्जेक्ट को r जगह पे बिठाने के तरीके यहाँ पे डिफरेंट होने चाहिए। क्लियर है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के लिए अलग कॉन्सेप्ट होता है, वो लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्सेप्ट। अब ये हो गया परम्यूटेशन। अब कभी कभी क्या होता है, सिर्फ सिलेक्शन होता है, कि किसी किसी क्वेश्चन में परम्यूटेशन मैटर नहीं करता, अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, सिर्फ सिलेक्शन मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मुझे मेरे पास 20 प्लेयर अवेलेबल, 11 की मुझे 11 लोग सिलेक्ट करने हैं, तो मुझे सिर्फ सिलेक्शन करना है, उनको किसी चेयर वेयर पे या फिर अरेंज वगैरह नहीं करना है, मुझे सिलेक्ट करना है, सिर्फ सिलेक्ट करना है। तो ऐसी चीज जहां पे सिर्फ सिलेक्शन मैटर करता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, Combination. कॉम्बिनेशन।
कॉम्बिनेशन, अब इसको डिराइव नहीं कर रहा हूँ, बस डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो। एनसीआर का फॉर्मूला आ जाएगा, जहां यहाँ पे एनसीआर का फॉर्मूला यूज करेंगे वो कितना हो जाएगा, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्लियर है? Yes, sir. और ये आसान भी एक्चुअली, इससे ही डिराइव कर सकते हो। देखो परम्यूटेशन बेसिकली क्या था, परम्यूटेशन क्या था, Selection plus arrangement. Selection and arrangement. परम्यूटेशन जो था आपका, इट इज बोथ सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, Yes, sir. Yes, sir. है ना, सिलेक्शन और अरेंजमेंट। तो जो आपका यहाँ पे आया था एनपीआर, सिलेक्शन के लिए मैंने क्या बोला, एनसीआर, और अरेंज, आर लोगों को अरेंज करने का तरीका क्या होता है, आर फैक्टोरियल, Yes, sir. है ना। आर लोगों को अरेंज करने का फॉर्मूला क्या होता है, आर फैक्टोरियल, और एनपीआर का फॉर्मूला अभी अपन ने डिराइव किया था, Yes, sir. एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल। ये आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एनसीआर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। देखो यही फॉर्मूला है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो यहीं से डिराइव हुआ था कॉम्बिनेशन, सिलेक्शन, जहां पे सिर्फ सिलेक्शन मैटर करता हो उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, एनसीआर, और एनसीआर का फॉर्मूला क्या है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना, और ये भी ध्यान रखना जब भी अलग अलग केसेस बने और की कंडीशन आए कि या इसको करने के, या और मतलब हिंदी में या वर्ड यूज होता है, ध्यान रखना। आप जब क्वेश्चन को पढ़ोगे खुद में फील आ जाएगा। और एंड मतलब ये भी और वो भी, तो एंड में मल्टीप्लाई और में ऐड होता है, ये फंडामेंटल ध्यान रखना। अब एक एक करके हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन की वेराइटी करेंगे। देखो मैं आपको पूरा अभी डिटेल टाइम नहीं दे सकता हूँ, बस आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है, कैलकुलेशन आप घर पे करते रहना, अलग अलग क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा वो ट्राई। चलो ये वाला ट्राई। किया सॉल्व इसको, अलग अलग वेराइटी ऑफ बेसिक क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे, फटाफट उसके सॉल्यूशन को समझेंगे। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, एक रूम है जिसके अंदर 5 डोर है, 1 2 3 4 5। अब एक मैन है जो किसी एक डोर से एंटर करता है और किसी डिफरेंट डोर से बाहर निकलता है ना, सही है? Yes, sir. तो आपको क्या करना, एंट्री भी करना है, एग्जिट भी करना है। तो कितने तरीके से एंटर और एग्जिट कर सकता है बताओ? एक डोर से एंट्री करेगा, दूसरे किसी डिफरेंट डोर से एग्जिट करना है। इस काम को करने के कितने तरीके हैं आपके पास? मान लो 5 डोर है, कितने डोर्स अवेलेबल है? 5, ए बी सी डी ई मान लो। तो कितने तरीके, टोटल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर? फंडामेंटल प्रिंसिपल अप्लाई करो, बोलो, अरे बोलो हाँ यार, जल्दी से आंसर दो। फंडामेंटल अप्लाई करो ना, आपको यहाँ पे 2 काम है ना। 120. नहीं 120 कहाँ से आ जाएगा, सिंपल कॉन्सेप्ट अप्लाई करो बच्चे एकदम। सर 5 आएगा। देखो बेसिक से सुनो, चलो देखो ध्यान से। आपको यहाँ पे 2 चीज करनी है, पहले एंट्री करनी है और फिर एग्जिट करना है ना। Yes, sir. यस और नो? तो फंडामेंटल प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा। एंट्री करने के लिए कितने ऑप्शन है? 5. अरे एंटर करने के लिए ऑप्शन 5 ऑप्शन है। Yes, sir. किसी एक डोर से मान लो आप एंटर कर गए, अब एग्जिट करने के लिए कितने ऑप्शन बचे? Sir, 4. टोटल तरीके कितने हो गए? एंट्री करके फिर एग्जिट भी करना है, तो टोटल तरीके कितने हो गए? 20 तरीके है ना। फंडामेंटल प्रिंसिपल क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. बोलो, सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक है ना। Yes, sir. चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे धीरे। और हाँ, इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो, जल्दी पूछो, डाउट हो तो। No, sir. आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ो।
In an examination, there are 4 true and false questions. In how many ways one can attempt the paper if each question has to be attempted? 4 क्वेश्चन है. कितने क्वेश्चन है? 4. और ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है. तो अगर ये सारे क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करने हैं, तो सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने कितने तरीके, मतलब कितने तरीकों से मैं इन 4 क्वेश्चन का आंसर लिख सकता हूँ? जैसे ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, तो ऐसे कितने तरीके होंगे टोटल वेज? बताओ. बोलो. अगेन फंडामेंटल प्रिंसिपल लगाओ. 4 क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने कितने तरीके हैं? 2. बोलो. 2 तरीके हैं, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, है ना. दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के भी 2 तरीके, तीसरे क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करने के भी 2 तरीके, चौथे क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करने के 2 तरीके. टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? 16. 16. है ना. टोटल डिफरेंट तरीके कितने हो जाएंगे? 16. अकाउंट भी कर लेना. ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, इस तरह से टोटल कितने तरीके आएंगे? 16 तरीके आएंगे, है ना. समझ में आया? Yes, sir. सेकेंड पार्ट में बोला कि वन कैन अटेम्प्ट अ क्वेश्चन और लीव अ क्वेश्चन. अब मान लो उसके पास वो क्वेश्चन लीव भी, छोड़ भी सकता है, या तो अटेम्प्ट करेगा या तो छोड़ेगा. तो कितने तरीके से वो पेपर दे सकता है, कितने तरीके से वो पेपर अटेम्प्ट कर सकता है? अब देखो, हर क्वेश्चन के पास आपके पास कितने ऑप्शन आ गए. या तो अटेम्प्ट करे, अगर अटेम्प्ट करेगा तो या तो ट्रू लिखेगा या तो फॉल्स लिखेगा. और मान लो एक और ऑप्शन क्या है, या तो लीव कर दे, पेपर ही छोड़ दे, क्वेश्चन ही छोड़ दे. तो हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट, मतलब बेसिकली हर क्वेश्चन को करने के लिए क्या ऑप्शन? 3 ऑप्शन आ गए. या तो करेगा या तो छोड़ देगा, है ना. Yes, sir. तो पहले टास्क को करने के 3 तरीके, दूसरे टास्क को भी करने के 3 तरीके, तीसरे को भी करने के 3 तरीके, चौथे को भी करने के 3 तरीके, है ना. Yes, क्योंकि sir. इस बार एक एक्स्ट्रा ऑप्शन क्या आ गया, वो क्वेश्चन को छोड़ भी सकता है, या तो छोड़ेगा और अटेम्प्ट करेगा, तो वापस 2 ऑप्शन. तो टोटल तरीके कितने हो गए? 3 की पावर 81. 81. अब थर्ड ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जब ये देखो, ये एटलीस्ट वर्ड बहुत बार यूज होगा, बहुत बार क्वेश्चन में एटलीस्ट वर्ड आता है. एटलीस्ट 1 क्वेश्चन, मतलब एटलीस्ट का मतलब हिंदी में क्या होता है? कम कम से से कम. कम, है ना. कम से कम एक. कम से कम एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही है. तो एटलीस्ट वाले क्वेश्चन जब भी है ना, तो एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ. क्या करना? एटलीस्ट वाले क्वेश्चन में क्या करना, टोटल तरीकों में से वो तरीके माइनस कर देना जो मुझे नहीं चाहिए. मुझे क्या नहीं चाहिए? देखो, कम से कम एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही है, मतलब एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, या फिर 2 करो, या फिर 3 करो, या तो 4 करो, है ना. ये तरीके आएंगे एटलीस्ट के अंदर. Yes, sir. कौन सा वाला नहीं आएगा? कोई भी नहीं कौन सा वाला attempt. तरीका नहीं आएगा? 0 तरीका वाला नहीं आएगा, मतलब 0 क्वेश्चन. Yes, sir. तो टोटल तरीके में से वो तरीके माइनस कर दो, तो उससे क्या आपका आंसर जल्दी आ जाएगा. अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा? एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो उसके तरीके निकालो, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो कम से, तो उसके तरीके निकालो, 3 के लिए निकालो, 4 के लिए निकालो, फिर आपस में सबको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, है ना. Yes, sir. ये सारे केसेस निकाल के आपस में सबको क्या करोगे? ऐड करोगे. तो 4 केसेस बना के ऐड करो. इससे अच्छा क्या करो, टोटल तरीके में से वो एक सिंगल तरीका क्या करो, तो माइनस कौन सा तरीका जो इसमें नहीं आएगा, व्हेन नो क्वेश्चन इज अटेम्प्टेड, है ना. Yes, sir. तो टोटल तरीके तो अभी निकाले अपन 81. तो टोटल तरीके तो 81, और एक कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट ना किया तो एक, उसके लिए क्या होगा? एक ही तरीका. ये भी अटेम्प्ट 1 1 1 1, है ना. Yes, कोई भी sir. क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने का तो एक ही तरीका है ना, कि सारे को नहीं अटेम्प्ट किया तो आंसर कितना आ जाएगा? 81 माइनस 1, 80 वेज. क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है. तो एटलीस्ट वाले केस में ध्यान रखना. अगला बोला अरेंजमेंट वाले. अब देखो, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे 2 क्वेश्चन कराए मैंने. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे 2 क्वेश्चन थे, ठीक है, ध्यान रखना. अब अगला केस है अरेंजमेंट. जैसे अब बोला कि 4 लेटर है, 4 लेटर आपके पास है, और आप मान लो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इन 4 लेटर को आपस में अरेंज करने का कितना तरीका होगा? 4 लेटर को आपस में अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल, है ना. Yes, sir. और नॉर्मल फंडामेंटल प्रिंसिपल से भी कर सकते थे. पहली जगह को भरने के 4 तरीके, कि मेरे पास कितने लेटर अवेलेबल है? 4 लेटर अवेलेबल है, MAKE, 4 तरह के लेटर अवेलेबल है. पहली जगह को भरने के 4 तरीके, दूसरी को भरने के 3 तरीके, इसको भरने के 2 तरीके, इसको भरने के 1 तरीका. तो टोटल तरीका कितना हो जाएगा? या फिर 4 फैक्टोरियल. क्लियर है? Four factor. Yes, sir. चलो इसको करो.
हाउ मेनी 6-letter वर्ड कैन बी फॉर्म जम्पिंग द लेटर ऑफ द वर्ड जंगल, मतलब इन्हीं लेटर को आपस में यूज करना है। तो मेरे पास कितने लेटर अवेलेबल है? 6 लेटर अवेलेबल है, है ना? 5 factorial into कंडीशन क्या बोली? हाँ, क्या आंसर है? 5 factorial 4 into factorial. नहीं, सुनो ध्यान से, कंडीशन भी तो देखो। वोवेल्स एट द एक्सट्रीम पोजीशन, 1 2 3 4 5 6 6 जगह है। वोवेल्स एक्सट्रीम पोजीशन पे होने चाहिए। सबसे पहले जो कंडीशन है उसको फिक्स कर दो। वोवेल्स जो मेरे एक्सट्रीम पोजीशन पे होने चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ वोवेल्स आ सकते हैं एक्सट्रीम पोजीशन मतलब एंड पोजीशन पे सिर्फ वोवेल आ सकता है। तो इस जगह को भरने कितने तरीके हैं? वोवेल कितने हैं यहाँ पे? 2 2 2. दो वोवेल है, यू और ई, है ना? Yes sir. तो मेरी एक्सट्रीम पोजीशन पे वोवेल आएंगे, तो किसी एक को भर दो। मान लो यहाँ पे भरना है सबसे पहले, तो यहाँ पे भरने के 2 तरीके हैं। एक यहाँ पे कोई भर जाएगा तो इसको भरने के सिर्फ एक ही तरीका बचेगा। तो टोटल तरीके कितने हो गए? 2 तरीके हो गए एक्सट्रीम पोजीशन पे। देखो 2 तरीके होंगे भी कैसे? मान लो यू से स्टार्ट किया, ई से एंड कर दिया, एक तरीका ये। और दूसरा तरीका क्या हो जाएगा? ई से स्टार्ट किया, यू से एंड कर दिया, है ना? Yes sir. आया समझ में? ये 2 तरीके हो जाएंगे। अब इन दोनों तरीकों में भी ऊपर वाले तरीके के और भी तरीके आएंगे। अब ऊपर वाले तरीके के क्या? 4 जगह और 4 लेटर बचे हुए हैं। यस सर Yes sir. 4 लेटर को 4 जगह पे अरेंज करना है। अब इसको भरने के 4 तरीके, इसको भरने के 3 तरीके, इसको भरने के 2 तरीके, इसको भरने के 1 तरीका, मतलब या तो 4 फैक्टोरियल। तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? 2 into 4 फैक्टोरियल। इसके 4 फैक्टोरियल तरीके, इसके 4 फैक्टोरियल तरीके, और दोनों को आपस में क्या कर दोगे? ऐड। तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? 2 into 4 फैक्टोरियल। आई बात समझ में? Yes sir. है ना? ऊपर वाले के 4, इसके 4, तो टोटल 4 + 4 फैक्टोरियल या फिर 2 into 4 फैक्टोरियल। आपने क्या किया? दोनों तरीके से सोच लिया। पहले एक्सट्रीम को भर दिया, एक्सट्रीम को भरने के 2 तरीके, फिर बीच वाले नंबर को भरने के तरीके 4 फैक्टोरियल, तो 2 into 4 फैक्टोरियल। क्या बात समझ में आई? Yes sir. ओके, अगला, हाउ मेनी 4-letter वर्ड कंटेनिंग जी कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर? 2 केसेस, अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड है और रिपीटेशन अगर अलाउड है। करो। करेक्ट। फर्स्ट वाला देखो फटाफट, 4 लेटर का वर्ड बनाना है। सबसे पहले तो क्या बोला? इस कंडीशन को फिक्स कर दो, जी को होना ही पड़ेगा। तो जी को फिलअप करना ही, तो जी को भरने कितने तरीके हैं? बोलो, इसको फिक्स कर दो पहले। जी या तो यहाँ पे होगा, या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे। तो 4 तरीके हो सकते हैं, या फिर यहाँ, या फिर यहाँ, है ना? जी इन चारों में से किसी एक जगह आ जाएगा। मान लो यहाँ पे आया, तो फिर इन बची हुई 3 को अरेंज करोगे, या फिर यहाँ पे आया तो बची हुई 3 को अरेंज करोगे, फिर इनको यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, तो अलग अलग 4 केसेस बना के सबको ऐड करोगे। तो जी को भरने कितने तरीके हो गए? 4 तरीके हो गए, है ना? मान लो किसी एक तरीके पे आके बैठ गया, किसी एक तरीके पे आके बैठ गया। अब मुझे क्या करना? बची हुई 3 जगहों को भरना है। बोलो। तो नाउ रिमेन जी को फिक्स कर दिया मैंने। जी को करने के 4 तरीके। अब मेरे पास क्या करना? रिमेनिंग 3 प्लेसेस। अब रिमेनिंग 3 जगहों को भरने के लिए तरीके सोचने। अब बोला कि रिपीटेशन, पहले केस में रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो रिपीटेशन अगर अलाउड नहीं है तो जी को वापस यूज नहीं कर सकता मैं, है ना? तो मेरे पास कितने Yes, ऑप्शन sir. बचे? 1 2 Yes sir. 3 4 5 6 7। 7. तो बची हुई 3 जगहों को भरने के तरीके 7 into 6 into 5, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो टोटल तरीके कितने हो गए? 4 into 7 into 6 into 5।
क्लियर हुआ? 5. सेकेंड Yes, करेगा, सेकेंड केस वापस 4 को करना है। सबसे पहले जी तो होना ही चाहिए, क्वेश्चन में पहले जो गिवन कंडीशन तो वो करना है। तो जी को होना है, तो जी को भरने के वापस कितने तरीके? 4। अब बच्ची भी 3 जगहों को भरने के, अब देखो 4. रिपीटेशन अलाउड है, तो कोई भी जी को वापस यूज कर सकते हो। मेरे पास ऑप्शन कितने अवेलेबल है? 8 ऑप्शन अवेलेबल है। इसके लिए भी 8 ऑप्शन, इसके लिए भी 8 ऑप्शन, तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? 4 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 है ना, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। Yes, sir. दोनों पार्ट समझ में आए? Yes, sir. Yes, sir. ये करो ट्राई। सर रेपिटेशन अलाउड है इसमें? सोचो खुद से। चलो क्या आएगा? 3 की पावर 4. हाँ देखते हैं। 4 डिजिट का नंबर बनाना है। अब कुछ बोला नहीं कि Yes, 3 ही sir. डिजिट अवेलेबल, तो कुछ बोला नहीं, मतलब 4 डिजिट में तो रिपीटेशन लगा ही सकते हैं, क्योंकि है ना। बोलो 4 Yes, डिजिट sir. के नंबर क्या कह सकते हैं? 1 1 2 3, 1 1 1 1, 2 1 3 2, इस तरह के नंबर होंगे, है ना। पहली जगह को भरने कितने तरीके? Yes, sir. 3। इसको भी भरने के तरीके, 3. 3. इसको भी भरने के तरीके, 3. इसको भी भरने के तरीके 3, तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? 3 की पावर 4. क्लियर है? Yes, चलो sir. अब ये भी कर लेना, सॉल्व हो जाएंगे सॉल्व आपसे, है ना। Yes, sir. ये डिविजिबिलिटी के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट पता करके रख लेना। अब क्वेश्चन करते सिलेक्शन वगैरह, जैसे यहाँ पे है। चलो इसको ट्राई करो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोलेगा नहीं कॉम्बिनेशन, यहाँ पे बोला सिर्फ सिलेक्शन मैटर करता है। ठीक है, एक बार आप ट्राई करो, फिर मैं सिखाता हूँ। बहुत प्रॉपरली अच्छे से ट्राई करना।
हो गया सॉल्व? अटेम्प्ट कर लिया एक बार? चलो समझ आंसर। इन हाउ मेनी वेज a team of 11 player can be selected out of 15? 15 में से 11 प्लेयर सिलेक्ट करने, काम ये है। अब अलग अलग कंडीशन गिवन है। पहली कंडीशन में अब पर्टिकुलर प्लेयर इज नेवर सिलेक्टेड, एक प्लेयर को कभी लेना ही नहीं है। तब एक प्लेयर को लेना ही नहीं है तो मेरे पास ऑप्शंस कितने अवेलेबल है? 14 14 है ना? और सिलेक्ट Yes, कितने sir. करने हैं? 11 11। तो 14 लोगों में से 11 लोगों को सिलेक्ट करने के कितने तरीके? 14C11 14C11। वेरी गुड। क्या है सबको समझ में आता है? जल्दी बोलो। Yes, sir. ओके। सेकेंड पुल, 3 पर्टिकुलर प्लेयर आर ऑलवेज सिलेक्टेड। 3 पर्टिकुलर प्लेयर को तो हमेशा लेना ही है, वो 3 लोगों को तो आप लेना ही है, उनको आप टीम से हटा ही नहीं सकते। Sir, 12C8 हाँ, अब मेरे पास ऑप्शन कितने अवेलेबल बचे? 15 में से 3 तो चले गए, 12 12 ऑप्शन बचे। 12 सिलेक्ट कितने को करना है? 3 तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, कितने को सिलेक्ट करना है? 11 में से 3 चले गए, तो कितने सिलेक्ट करना है? 8। तो 12 में से 8 को सिलेक्ट 8 करने का तरीका क्या होगा? 12C8। क्लियर हो गया? थर्ड में, 2 पर्टिकुलर प्लेयर नेवर कम टुगेदर इन अ टीम। अब देखो, 2 पर्टिकुलर प्लेयर हैं जो साथ में कभी नहीं आएंगे। मान लो प्लेयर है ए और बी, वो कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, ऐसा सिलेक्शन नहीं हो सकता दोनों साथ में आ जाए। तो मेरे पास यहाँ पर 3 केस बन सकते कि मान लो ए आ रहा हो, बी नहीं आ रहा हो, हाँ है ना? या तो ये बनेगा, या फिर ए नहीं आ रहा हो लेकिन बी आ रहा हो, या फिर दोनों ही नहीं आ रहे, दोनों नहीं आ रहे। हाँ है ना? तो या तो ये 3 केसेस को निकाल के ऐड यस करो, सर। इन सारे केसेस के निकाल के आपस में क्या करो? ऐड करो। ये मेथड 1। और दूसरा मेथड क्या है कि टोटल तरीके में से वो तरीके माइनस कर दो जो यहाँ पे नहीं आ रहा हूं। टोटल तरीके क्या होंगे? देखो टोटल तरीके क्या होंगे? 15 में से 11 लोगों को सिलेक्ट करने का टोटल तरीके में से कौन सा तरीका माइनस करता है? अब इसमें से कौन सा तरीका नहीं है जिसमें ए और बी दोनों आ रहे हैं, है ना? यस सर। टोटल तरीके में से मैं ए और बी दोनों आ रहे हैं, वो तरीके माइनस कर दो, तो इससे मेरा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। या फिर या तो इन तीनों केसेस को ऐड करो तो भी आंसर सेम आएगा, या फिर टोटल तरीकों में से इसमें देखो कौन सा नहीं रहे, दिस क्रॉस दिस, तो कौन सा तरीका नहीं है जिसमें ए और बी दोनों आ रहे हैं। तो टोटल तरीके कितने होंगे? 15C11 और माइनस ए और बी, अगर दोनों को लाना है तो ए और बी फिक्स हो गए। तो मेरे पास अब क्या बचे? कितने यस प्लेयर सर। बचे? 13 प्लेयर। 13 में से कितने को सिलेक्ट करना है? 9 को। तो -13C9। 9 को। ये दोनों तरीके से कर सकते हो। आई बात समझ में? जैसे यहाँ पे अगर ये वाला करना, जैसे ए को यस फिक्स कर दो, ए को लाना ही है, तो ए अगर आ ही रहा है तो ए फिक्स हो गया। अब मेरे पास कितने ऑप्शन बचे? क्या 14 ऑप्शन बचे? 14 ऑप्शन में से कितने लोगों को लेना है? 10 को। अच्छा देखो अच्छा हाँ, ये भी गलत है। ए फिक्स हो गया तो ए को तो लेना नहीं है मुझे, लेकिन बी को भी लेना नहीं है। तो मेरे पास कितने ऑप्शन बचे? 13। 13 में से कितने लोगों को सिलेक्ट करना है? 10 लोगों को, हाँ है ना? 10 क्योंकि ए ऑलरेडी आ चुका है। अब मेरे पास ऑप्शन में कितने बचे? ए और बी दोनों को काटना पड़ेगा। फिर यहाँ पे वापस से सेम, बी को ले लिया है तो बी ऑलरेडी मेरा आ चुका है। अब ए को लेना नहीं तो वापस 13 ऑप्शन बचे, और बी आ चुका है तो कितने और लेने? 10। तीसरे में दोनों को नहीं लेना है, तो मेरे पास कितने ऑप्शन बचे? 13। लेने कितने हैं? 13C11। 11। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं आपके पास, ध्यान रखना। आ रहा है समझ में? यस सर। अब इस क्वेश्चन के बारे में सोचो।
हो गया? अब सुनो ध्यान से, क्या आंसर आ रहा है फर्स्ट वाले? अब देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। 3 डिस्टिंक्ट फिजिक्स बुक अवेलेबल है, 4 डिस्टिंक्ट मैथ बुक अवेलेबल है, और बोला है बुक्स को सिलेक्ट करना है। क्या ये बोला कि कितनी बुक को सिलेक्ट करना है? No, इस पे sir. है ना, तो यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया है। तो या तो हो सकता है आपने एक बुक सिलेक्ट करी हो, है ना, समझ में आ रहा है, या फिर 2 बुक सिलेक्ट कर। अब देखो बोलते बोलते मैं या यूज कर रहा हूँ, या तो 2 बुक सिलेक्ट करोगे, या तो 1 करोगे, या 3 करोगे, है ना। या फिर हो सकता है आपने कुछ सिलेक्ट ही नहीं किया हो, तो वो भी कंसिडर होता है, आपने कुछ काम ही नहीं किया हो, तो वो भी एक तरह का क्या है, केस है। या फिर आपने क्या कर दिया, सारी की सारी सिलेक्ट कर लिया। अब एक बुक को सिलेक्ट करने का कितना तरीका होगा? टोटल कितने बुक्स अवेलेबल है? 7 डिफरेंट बुक्स अवेलेबल है। 7 में से एक बुक को Yes, सिलेक्ट sir. करने का तरीका क्या होगा? 7C1। 71. 7 में से 2 बुक को सिलेक्ट करने का 7C2, और या की कंडीशन है, और कंडीशन है, तो आपस में क्या होगा, ऐड होगा। 3 बुक को सिलेक्ट करने का 7C3। ये फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं सॉल्व। और सातों के सातों बुक को सिलेक्ट करने का 7C7, और किसी को भी सिलेक्ट ना करने का तरीका 7C0। अब इन सबको क्या करना, ऐड करना है। अब देखो ये एक तरह का क्या, बाइनोमियल कोएफिशिएंट का एडिशन है। और आपको Yes, अगर sir. याद हो NC0 प्लस NC1 बाइनोमियल में पढ़ाया जाता है। NC2 अप टिल NCN, इस सब का एडिशन का फॉर्मूला क्या होता है, याद करके बताओ। टू की पावर n, नहीं याद है? याद रखना, सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का एडिशन का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n। याद रख लोगे, बाइनोमियल में पढ़ाते हैं। क्लियर है? 2 की पावर n, तो 7C0 से लेके सबका एडिशन कितना हो जाएगा? 7 की पावर n, Yes, sir. 7 की सॉरी 2 की पावर 7, 2 की पावर 7. इसका आंसर आ जाएगा। ये पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट में बोला, ये आपका पहला पार्ट था, ए पार्ट। सेकेंड पार्ट में बोला गया था एटलीस्ट 1 बुक हैज टू बी सिलेक्टेड। सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया, एटलीस्ट 1 बुक, कम से कम एक बुक तो सिलेक्ट होनी चाहिए। तो उसमें से कौन सा केस, ये वाला केस हट जाएगा जिसमें नो बुक सिलेक्ट हुई है ना। तो क्या करेंगे, टोटल तरीकों में से वो तरीका माइनस कर देंगे जिसमें नो बुक सिलेक्टेड। तो क्या टोटल तरीके कितने, 2 की पावर 7। एक भी बुक को सिलेक्ट ना करने का तरीका 7C0, 7C0 मतलब 1। आंसर क्या जाएगा, 2 की पावर 7 माइनस 1। तो ये आपको देखो ये फॉर्मूला भी है, नंबर ऑफ सिलेक्शन आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज 2 की पावर n। नंबर ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज व्हाट, 2 की पावर n। क्लियर है? 2 की पावर। है ना। इसको समझने का Yes, एक तरीका sir. और भी होता है कि मान लो मेरे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट n, और हर ऑब्जेक्ट के पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है, या तो वो सिलेक्ट होगा या फिर सिलेक्ट नहीं होगा। तो हर ऑब्जेक्ट के पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है, 2 ऑप्शन अवेलेबल है। Yes, sir. तो टोटल ऑप्शन कितने हो गए, 2 की पावर n, है ना। 2 की पावर n. तो Yes, दोनों sir. तरीके से समझ सकते हो, दोनों तरीके से समझ सकते हो। तो अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n। ठीक है, ध्यान रखना। अब इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे लेटर रिपीट करते हैं, इसके अलग अलग केसेस बना के इसको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, वो आप एक बार ट्राई कर लेना, यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है। एक वेराइटी ये आती है कि मान लो आपके पास, तो इसको पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ, सुनो सुनो ध्यान से। n पॉइंट्स अवेलेबल है प्लेन में, और पूछा कि कितनी स्ट्रेट लाइन बन सकती है। ऑप्शन नंबर ए में क्या पूछा गया, कितनी। अब लाइन को बनाने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत है, एक यूनिक लाइन को 2 बनाने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत है, 2। तो n में से 2 2 पॉइंट। को सिलेक्ट करना है ना। तो n में से 2 पॉइंट को सिलेक्ट करने के जितने तरीके होंगे उतनी मेरी क्या होगी, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी। अगर n पॉइंट्स है
सर्कल पे मतलब कोई भी तीन आपस में कोलिनियर नहीं होंगे, तो एन पॉइंट से, तो एन में से दो पॉइंट को सिलेक्ट करने के जितने तरीके होंगे उतनी मेरी क्या होगी, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NC2। ये समझ में आता है, बोलो। यस जैसे यहाँ सर। पे मान लो एग्जांपल के तौर पे 3 पॉइंट मान लो, तो 3 पॉइंट से कितनी लाइन बनेगी, 3 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करने का तरीका, जैसे मान लो ABC 3 पॉइंट है, 3 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करने का तरीका क्या होता है, देखो देखो, तीन लोग अवेलेबल है मेरे पास, इनमें किसी 2 को सिलेक्ट करना है, तो क्या क्या तरीके होंगे, या तो AB सिलेक्ट हो गया, या AC सिलेक्ट हो गया, या BC सिलेक्ट हो गया, 3 तरीके होंगे, आया ना। यस सर। वही सेम यहाँ पे भी, अगर मान लो AB सिलेक्ट हुआ तो एक लाइन मिल जाएगी, AC सिलेक्ट हुआ तो दूसरी लाइन मिल जाएगी, BC सिलेक्ट हुआ तो तीसरी लाइन मिल जाएगी। तो टोटल लाइन कितनी बनी, 3, और टोटल तरीके भी कितने थे, 3 तरीके। आया समझ में। Yes, sir. तो याद रखना है फॉर्मूला इसकी तरह से, एन अगर यस पॉइंट सर। से, तो यहाँ पे देखना कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, इसलिए सर्कल पे कोई भी 3 पॉइंट आपस में कोलिनियर नहीं है, तो एन में से बेसिकली नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला पूछा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NC2। सेकेंड पार्ट में नंबर ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, 3 ट्राइंगल बनाने points. के लिए कितने पॉइंट चाहिए, अरे बोलो, 3 पॉइंट चाहिए ना। Yes, sir. तो नंबर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NC3, क्योंकि एक ट्राइंगल बनाने के लिए मुझे कितने पॉइंट सिलेक्ट करने पड़ेंगे, 3 3 पॉइंट। point. तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो जाएंगे, NC3। क्लियर हो गया, आया ना। यस सर। ओके, अब तीसरे पार्ट में बोला कि मान लो ये एन साइडेड पॉलीगन है, ये क्या है, मान लो एन साइडेड पॉलीगन है, तो कितने डायगोनल होंगे। अब देखो डायगोनल की डेफिनेशन क्या होती है, बचपन में पढ़ाई जाती थी क्लास थर्ड फोर्थ में। किसी पॉलीगन में डायगोनल क्या होता है, एडजेसेंट साइड को छोड़ के जो भी लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं, ध्यान रखना। एडजेसेंट साइड को छोड़ के जो भी लाइन होती है 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली, उन सबको क्या बोलते हैं, डायगोनल। अब आपके दिमाग में होगा सर नहीं अपोजिट साइड को डायगोनल बोलते थे, नहीं ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपने आज तक जो भी पढ़े 4 साइडेड फिगर पढ़े, तो 4 साइडेड फिगर में क्या होता है, एडजेसेंट साइड को छोड़ के जो भी लाइन ज्वाइन करते हो जनरली अपोजिट आती है, इसलिए आप बोलते हो ये डायगोनल हो गया। पर ऐसा डायगोनल की डेफिनेशन क्या है, एडजेसेंट साइड को छोड़ के बची हुई जो भी लाइंस होती है उनको क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है ना। तो टोटल डायगोनल कितने हो जाएंगे, देखो टोटल लाइंस कितनी थी, NC2, उसमें एडजेसेंट साइड्स कितनी हो जाएगी, n साइड होगी, तो NC2 माइनस n कर देंगे तो नंबर ऑफ डायगोनल मिल जाएंगे। तो इस फॉर्मूले को भी याद रख लेना। क्लियर है। तो देखो ये 3 फॉर्मूले हो गए, एक सर्कल में अगर n पॉइंट्स है तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी होगी, NC2। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे, NCN। एक पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, NC2 माइनस n। इसमें किसी को डाउट हो तो जल्दी पूछ, बोलो एनीवन, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी से। समझ No, में आ रहा है sir. आपको? ठीक है, Yes, sir. इसको एज अ फॉर्मूला याद रख लेना। अच्छा ये बेसिक क्वेश्चन था, यहाँ पे कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं थे, कोलिनियर अगर होते तो अलग अलग केस बनते। यहाँ पे सारे पॉइंट 3 पॉइंट क्या है, नॉन, कोई भी 3 पॉइंट क्या है, नॉन कोलिनियर, सर्कल पे लाई कर रहा है इसलिए नॉन, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो गया, NC2 NC3 NC2 माइनस n, नंबर ऑफ डायगोनल का ये फॉर्मूला है। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर पॉइंट्स कोलिनियर अगर आ जाए तो क्या करना पड़े। यहाँ पे 7 पॉइंट्स है, उसमें से 4 पॉइंट कोलिनियर है, तो समझना जो 4 पॉइंट वो एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, बचे हुए पॉइंट अलग अलग जगह पे। एक पॉइंट को कहीं और कर दो, तीसरे पॉइंट को मान लो कहीं और कर दो, ये 7 पॉइंट है, उसमें से 4 पॉइंट क्या आ रहे हैं, एक ही लाइन पे आ रहे हैं। अब सबसे पहले समझना इसको, नंबर ऑफ लाइंस पूछा है कि नंबर ऑफ लाइंस कितनी बनी। अब देखो ऐसे तो क्या होता है, अगर मान लो ये 4 पॉइंट कोलिनियर नहीं होते, सुनना ध्यान से, अगर ये 4 पॉइंट कोलिनियर नहीं होते, अलग अलग जगह पे होते, तो टोटल स्ट्रेट लाइन कितनी बनती, 7C2, है ना। Yes, sir. अगर ये 4 पॉइंट कोलिनियर नहीं होते तो टोटल स्ट्रेट लाइन कितनी बनती, 7C2 बनती। आ रहा है समझ में। Yes, sir. लेकिन
इन 4 पॉइंट के कोलिनियर होने से क्या होगा, वो जो चार जैसे मान लो इन 4 पॉइंट के कोलिनियर होने से जो अलग अलग लाइन बन रही थी, अगर मान लो कोलिनियर नहीं होते तो अगर मान लो ये कोलिनियर नहीं होते तो इनसे 4C2 जो लाइन बन रही है, मतलब कौन कौन सी लाइन, ए बी, ए सी, बी सी, सी डी, बी डी, ए डी, वो जितनी भी लाइन अलग अलग जो हमने अलग अलग काउंट करी थी वो बेसिकली एक सिंगल लाइन ही हो जाएगी अब, है ना। क्या वो अलग अलग काउंट होगी, ए बी और ए सी तो सेम ही लाइन है ना, ए सी और एडी भी क्या है, सेम ही लाइन है, यस बीसी और बीडी भी क्या है, सेम ही लाइन है, तो उन सबको मैं अलग अलग काउंट करूंगा कि एक सिंगल लाइन काउंट करूंगा, बोलो। सिंगल लाइन। सिंगल लाइन काउंट करेंगे ना। तो इन 4 से कितनी लाइन बन रही थी अलग अलग, इन 4 से 4C2 जो लाइन अलग अलग बन रही थी उनको तो पहले हम माइनस कर देंगे क्योंकि वो सब इसमें काउंट नहीं होगी, वो एक सिंगल लाइन काउंट होगी, तो उसको क्या कर देंगे, एक सिंगल लाइन काउंट करेंगे तो +1 कर देंगे। तो तरीका क्या हो गया, टोटल तरीके में से वो तरीके माइनस कर देंगे जितने पॉइंट कोलिनियर है, तो टोटल तरीके में से 4C2 7C2 माइनस इनके कारण जो अलग अलग लाइन बन रही थी वो उनको माइनस कर दिया क्योंकि वो अलग अलग लाइन काउंट नहीं होगी, वो एक सिंगल लाइन ही काउंट होगी, और फिर लास्ट में क्या कर दिया, उसको एक सिंगल लाइन काउंट करने के लिए +1 कर दिया। समझ में आया क्या कि नहीं आया, जल्दी बताओ। ट्राइंगल की भी सेम काम, टोटल तरीके कितने हो जाएंगे 7C3, अगर ये 4 पॉइंट कोलिनियर नहीं होते तो टोटल तरीके कितने होते 7C3। अब इन 4 के कोलिनियर होने से जो 4C3 ट्राइंगल बन रहे हैं उनको मैं काउंट नहीं कर सकता क्योंकि उनसे कोई ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। क्या इनसे कोई ट्राइंगल बनेगा क्या, नहीं बनेगा। अब यहाँ पे कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं क्योंकि इनसे कोई नहीं। ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, तो है ना, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 7C3 माइनस 4C3, क्योंकि इन 4 के कोलिनियर होने से कोई ट्राइंगल बन ही नहीं सकता। तो टोटल तरीके में से वो तरीके माइनस कर देंगे जो 4 के से बनने वाले, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बस आपको ध्यान क्या रखना है, टोटल तरीकों में से वो तरीके माइनस कर देना कोलिनियर पॉइंट वाले तरीके, ताकि बस नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन और नंबर ऑफ ट्राइंगल आ जाए। ठीक है, यस सर। एक और अच्छा क्वेश्चन, 6 हॉरिजॉन्टल लाइन थी, 1 2 3 4 5 6, 6 हॉरिजॉन्टल और 5 वर्टिकल लाइन थी, मान लो 1 2 3 4 और मान लो 5, 6 हॉरिजॉन्टल 5 वर्टिकल। पूछा सबसे पहले नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने बनेंगे, एनीवन, क्या तरीका होगा। रेक्टेंगल समझते हो ना, बहुत सारे रेक्टेंगल दिख रहे हैं इसके अंदर, सर कितने रेक्टेंगल बन सकते हैं ये सर पूछा गया। तो कोई बताना चाहेगा क्या कितने होंगे, क्या तरीका अपना है। चलो सीखो ध्यान से, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनीवन। ठीक है, देखो रेक्टेंगल बनाने के लिए अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, कोई भी रेक्टेंगल, इसमें कोई भी एक रेक्टेंगल सिलेक्ट कर लो, मान लो ये रेक्टेंगल सिलेक्ट किया, ये तो स्क्वायर हो जाएगा, चलो एक दूसरा रेक्टेंगल है, हाँ चलो ये रेक्टेंगल सिलेक्ट किया, ये येलो वाला एक रेक्टेंगल है क्या, बोलो, आया ना। Yes, sir. तो बेसिक कंसेप्ट क्या है कि एक रेक्टेंगल बनाने के लिए आपको 2 हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए और कोई भी 2 वर्टिकल लाइन चाहिए, है ना। एक रेक्टेंगल को बनाने के लिए 2 हॉरिजॉन्टल लाइन की यस सर। रिक्वायरमेंट है एंड 2 वर्टिकल लाइन की रिक्वायरमेंट है ना। अगर 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली मैंने, यस कोई भी सर। 2 हॉरिजॉन्टल ले ली, कोई भी 2 वर्टिकल ले ली, तो जितने तरीकों से मैं 2 हॉरिजॉन्टल एंड 2 वर्टिकल लाइन को सिलेक्ट कर लूं उतने हर तरीकों में मुझे एक एक रेक्टेंगल मिलेगा, बोलो। अब हॉरिजॉन्टल लाइन को सिलेक्ट यस करने के सर। कितने तरीके, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन को सिलेक्ट करने के टोटल 6 हॉरिजॉन्टल लाइन अवेलेबल है, तो 6 में से 2 हॉरिजॉन्टल लाइन को सिलेक्ट करने के तरीके कितने हो जाएंगे 6C2। 6C2, एंड की कंडीशन है वर्टिकल लाइन को 6C2। 5C2, वर्टिकल 5 है ना, Yes, sir. है ना। ये यस आप कह सर। देंगे टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल। कितना अच्छा क्वेश्चन था, नॉर्मली अगर काउंट करने जाता तो कितना टाइम लगता, लेकिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से कितनी जल्दी काउंट कर लिया अपने, है ना। समझ पा रहे हो, यस सर। Yes, sir. बहुत बढ़िया। क्या आप सोच करो ट्राई,
लॉजिक से करना। बताओ सर वॉइस बेस ब्रेक हो रही है। कैसे सोचेंगे? चलिए, ये काम मैं आपके लिए घर के लिए छोड़ रहा हूँ, इसमें दिमाग लगाना मजा आएगा। क्लियर है? ओके सर। आसान है, ज्यादा टफ नहीं, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है बस। जैसे मैंने यहाँ पे लॉजिक लगा उसी तरह से आपको लॉजिकली सोचना है कितने स्क्वायर बने। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब जहां पे सिलेक्शन अरेंजमेंट दोनों आ जाए ऐसे एग्जांपल फटाफट देख लेते हैं। इन हाउ मेनी वेज वी कैन सिलेक्ट 3 boys and 2 girls out of 5 boys and 4 girls and arrange them on 5 chair। अब देखो कितने ऑप्शंस अवेलेबल है। अब यहाँ पे सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट दोनों करना है, लेकिन दो दो प्रोसेस में करना है प्रॉपरली। पहले सिलेक्शन करेंगे फिर अरेंजमेंट करेंगे, ध्यान से सुनना। 5 बॉयज थे और 4 गर्ल्स हैं, ये ऑप्शंस अवेलेबल है। कितने सिलेक्ट करना है मुझे? 3 बॉयज 3 बॉयज सिलेक्ट करना है और 2 2 गर्ल्स। तो इस काम को करने के कितने तरीके होंगे? 5C3 और गर्ल्स भी लेनी है, मल्टीप्लाई बाय 4C2 4C2। 4C2। ये सिलेक्शन हो गया। यस सर। अब ये 5 बच्चे जो सिलेक्ट हुए इनको क्या करना है? अरेंज भी करना है। अरेंज 5 लोगों को 5 सीट पे अरेंज करने का कितना तरीका? 5 Five लोगों को 5 5 चेयर, फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल। वेरी गुड। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? 5C3 मल्टीप्लाई बाय 4C2 इंटू 5 फैक्टोरियल। क्लियर हुआ? 5 factorial आसान है। यस सर। इसको भी ट्राई कर लेना घर पे। चलो ये कर लो एक। जल्दी से पढ़ के एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, फिर सिखाता हूँ क्या तरीका। अब ये कॉन्सेप्ट होता है गैप मेथड एंड बॉक्स मेथड। सुनना ध्यान। कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें सीखते हैं? गैप मेथड एंड बॉक्स मेथड। सीखना चाहोगे? बोलो। यस सर।
Yes, sir. अच्छा क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से। टोटल मेरे पास 7 बॉयज और 4 गर्ल्स हैं। एक रो में इन सबको अरेंज करना है, मतलब कितने लोग हैं? 11 लोग। इन 11 लोगों को एक रो में अरेंज करना है। केस 1 ध्यान समझना, नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, कोई भी 2 गर्ल्स साथ में नहीं होनी चाहिए, मतलब गैप मेथड। मतलब गर्ल्स को क्या करना, गैप्स में अरेंज करना, बॉयज के गैप्स में अरेंज करना। सुनना ध्यान से। तो कोई भी 2 गर्ल्स को साथ में नहीं रखना, तो सबसे पहले बॉयज लिख दो। बॉयज कौन कौन है? B1, मान लो बॉयज अभी मैंने सिर्फ ऐसे लिख दिया रैंडमली, B1 B3 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7, ये 7 बॉयज है मान लो, है ना? तो 7 बॉयज है तो कितने गैप है? जब जितने भी लोग होते हैं उससे एक एक्स्ट्रा गैप होता है, नंबर ऑफ गैप। तो गैप कहाँ पे? देखो ये भी एक गैप है, ये गैप है, यस सर। एक ये गैप है, एक यहाँ पे, मतलब गर्ल्स को मैं अरेंज कर सकता हूँ, एक ये गैप, एक ये और ये। तो टोटल गैप गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमेशा एक्स्ट्रा गैप होगा। 7 लोग हैं तो 8 गैप्स हैं। तो कितने गैप्स हैं? 8 गैप्स। 8 गैप्स। अब इन गैप्स में मुझे क्या करना? गर्ल्स को बिठाना है ना? बोलो। तो देखो सबसे पहले मेरे पास कितनी जगह अवेलेबल है? 8 जगह। 8 में से कितनी जगह सिलेक्ट करनी है? 4। 4 8 में से कितनी जगह सिलेक्ट करनी चाहिए? तो पहले सिलेक्शन कर लेंगे। तो 8 में से 4 जगह को सिलेक्ट करने का तरीका 8C4। 8C4। बोलो, आपने क्या कर लिया? पहले सिलेक्शन कर लिया। यस। अब 4 जगह सिलेक्ट करने के बाद उनको अरेंज भी करना पड़ेगा, है ना? यस सर। Yes, तो sir. मानो 8 जगह में से 4 जगह अपने गर्ल्स के लिए सिलेक्ट कर ली, और अब उन 4 गर्ल्स को 4 जगह पे अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल। और ये क्लियर है? yes, sir. यस ये सर। ये गर्ल्स का काम हो गया फर्स्ट पार्ट में, कि भाई कोई भी 2 गर्ल्स साथ में नहीं है। अच्छा, लेकिन ये बच्चे हुए बॉयज भी तो आपस में अरेंज होंगे। यस सर। तो बच्चे हुए बॉयज कितने? 7 बॉयज को आपस में 7 जगह पे अरेंज करने का तरीका कितना होगा? 7 फैक्टोरियल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 8C4 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। बॉयज को आपस में अरेंज कर दो, बॉयज की जगह फिक्स, बॉयज कितनी जगह पे? 7 जगह पे। तो ये बॉयज आपस में ही अरेंज होंगे, तो बॉयज आपस में अरेंज होंगे तो 7 फैक्टोरियल तरीके से। गर्ल्स के लिए मैंने 8 में से 4 जगह सिलेक्ट कर ली, उन 4 जगह में गर्ल्स को अरेंज कर दिया। देखो ध्यान से, क्या समझ में आया कि नहीं आया? यस Yes, सर। sir. ठीक है, चलो ये फर्स्ट पार्ट। इसको बोलते हैं गैप मेथड। क्या बोलते हैं इसको? गैप मेथड। गैप मेथड मतलब पहले देख लो कितने गैप है, फिर उन गैप्स को सिलेक्ट कर लो, फिर उन गैप्स में जो बोला गया उनको अरेंज कर दो, फिर बचे हुए लोगों को अरेंज कर दो। इस तरह के क्वेश्चन आपको पास आएंगे। फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, सारी के सारी गर्ल्स साथ में ही होनी चाहिए। इस मेथड को बोलते हैं बॉक्स मेथड। अब आपको क्या करना है? जो गर्ल्स हैं उनको साथ में रखना है, तो उन सब गर्ल्स को साथ में रख दो। G1 G2 G3 G4, किसी भी ऑर्डर में आ सकती है लेकिन साथ में होनी चाहिए। तो क्या करा? इसको बॉक्स में रख दिया। इनको क्या रख दिया? बॉक्स में। अब इस बॉक्स को एक सिंगल मेंबर की तरह ट्रीट करना है। तो एक ये सिंगल मेंबर हो गया। अब इनको मुझे जहां पे भी घुमाऊंगा साथ में घूमने चाहिए। अब बच्चे में क्या है? 7 बॉयज हैं, तो बॉयज कहां पे भी रख दो, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7। अब ये 7 बॉयज हो गए और ये बॉक्स में 4 गर्ल्स हो गई। अब टोटल मेंबर कितने हो गए मेरे पास? 8। 8। टोटल कितने मेंबर हो गए? 8 मेंबर। इस बॉक्स को मैं एक सिंगल मेंबर की तरह ट्रीट करूंगा। अब इनको आपस में अरेंज करूंगा। अब जितनी तरह के समय आपस में अरेंज होंगे, उन सारे अरेंजमेंट में क्या सारी के सारी गर्ल्स साथ में ही होगी? यस सर। है ना? Yes, sir. बॉयज तो अलग अलग थे, इन सारी गर्ल्स को मुझे साथ में रखना था, तो मैंने क्या करा? एक बॉक्स में रख दिया। क्या रख दिया? बॉक्स। और उस बॉक्स को मैंने एक सिंगल मेंबर की तरह ट्रीट कर लिया। अब इस बॉक्स, ये बॉक्स एक सिंगल मेंबर हो गया। बच्चे हुए 7 बॉयज, तो टोटल मेंबर कितने हो गए? 8। इन 8 लोगों को आपस में अरेंज करने का तरीका कितना होगा? 8 फैक्टोरियल, Sorry. है ना? Yes. अब बॉक्स में भी तो ये चारों गर्ल्स आपस में अरेंज हो सकती है, तो 4 गर्ल्स को आपस में अरेंज करने का तरीका क्या होगा? 4 फैक्टोरियल। 4 factorial. ये 4 फैक्टोरियल क्या किया मैंने? जो गर्ल्स थी उन गर्ल्स को, बॉक्स में जो गर्ल्स थी, एक मिनट यहाँ पे लिख देता हूं मैं। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? जो गर्ल्स को आपस में अरेंज करने का तरीका। गर्ल्स जो आपस में बॉक्स के अंदर अरेंज हो किसका तरीका, और ये टोटल जो 8 मेंबर है इनको अरेंज करने का तरीका 8 फैक्टोरियल।
तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। आ रहा है समझ में? इन पे घर पे और प्रैक्टिस करोगे ना और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको और धीरे धीरे समझ में, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है गैप में बिठाना, मतलब गैप मेथड। पहले गैप देख लो कितने हैं, उनमें उनको पहले गैप्स को सिलेक्ट करो, अरेंज करो, फिर बच्चों को अरेंज करो। सबको साथ में रखना है, सबको साथ में रखना है, मतलब बॉक्स में बिठा दो। बॉक्स को सिंगल मेंबर की तरह ट्रीट करोगे तो पहले से 7 लोग थे, ये बॉक्स का एक बॉक्स हो गया तो टोटल 8 मेंबर हो गए। 8 मेंबर को आपस में अरेंज करने का तरीका 8 फैक्टोरियल। अब जितने भी 8 फैक्टोरियल तरीके होंगे उन हर 8 फैक्टोरियल में सारी गर्ल्स साथ में ही होंगी, और गर्ल्स भी आपस में अरेंज कर सकती है बॉक्स के अंदर, तो उनका फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। आंसर क्या आ गया 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है। थर्ड पार्ट में बोला नॉट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, सारी की सारी लड़कियां साथ में नहीं होनी चाहिए। 2 लड़कियां हुई साथ में चलेगा, 3 लड़कियां हुई साथ में चलेगा, लेकिन चारों के चारों साथ में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नहीं है, लेकिन दो अलाउड है, 3 अलाउड है, 1 अलाउड है ना? तो अपन क्या करेंगे, टोटल तरीकों में से वो तरीके माइनस कर देंगे जिसमें सारी लड़कियां साथ में है, तो बचे हुए तरीके यही तो आ जाएंगे जिसमें सारी लड़कियां साथ में ना हो, है ना? यस सर। बोलो। बचे हुए तरीके तो वही तो होंगे जिसमें सारी की सारी साथ में नहीं होंगी, कोई 2 होगी तो चलेगा। टोटल तरीके कितने होंगे? अब टोटल मेंबर कितने हैं? 7 और 4 11। 11 11 लोगों को आपस में अरेंज करने का तरीका क्या होगा? 11 11 माइनस वो तरीके जिसमें सारी लड़कियां साथ में हो, सारी लड़कियां साथ में हो। अभी तरीका अपन ने निकाला 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय Four 4 factorial. फैक्टोरियल। अब देखो एग्जाम में इसको डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी आ सकता है, 3 पार्ट ना बना के डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लें, तो ये क्वेश्चन को करने का ये तरीका होगा। टोटल तरीके में से वो तरीके माइनस कर देना जिसमें सारी लड़कियां, टोटल तरीके में सब मिक्स हो जाएंगे, आया ना? ये क्वेश्चन अच्छा था, इसको वापस रिपीट घर पे ट्राई करना। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. चलो ये ट्राई करो एक बार। सर ऑप्शन ए आ रहा है। ये आ रहा है? यस सर। ठीक है देखो, तो 2 तरह की फैमिली, एक में 3 मेंबर, एक में 4 मेंबर है। इनको एक रो में बिठाना है, इनको क्या करना है, एक रो में बिठाना है, सच दैट सेम फैमिली मेंबर आर नॉट सेपरेटेड। मतलब ये तीनों साथ, मतलब बेसिकली ये 3 साथ में आने चाहिए और ये 4 अपने साथ में आने चाहिए, है ना? ये आपस में सेपरेट नहीं होना चाहिए, मतलब इधर उधर नहीं जाना चाहिए। क्लियर है? यस सर। अगर इधर उधर नहीं भेजना तो इनको बॉक्स में बिठाते हैं और इसको भी बॉक्स में बिठाते हैं ताकि ये इधर उधर ना हो, है ना? अब मेरे पास कितने बॉक्स अवेलेबल? 2 बॉक्स है, 2 बॉक्स को अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। अब ये पहली फैमिली के आपस में मेंबर में अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल, दूसरी फैमिली मेंबर को आपस में अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल। क्लियर हो गया? ठीक है, ध्यान रखना। चलो ये करो, यस सर। पढ़ो पहले क्वेश्चन।
चलो समझो इसको, बहुत थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जनरली गलती हो जाती है इसमें। 4 boys and 4 girls हैं, in how many ways they can be arranged such that, फर्स्ट पार्ट में, no 2 girls are together, कोई भी 2 गर्ल्स साथ में नहीं होनी चाहिए, मतलब अगेन गैप्स में बिठाना है। तो पहले बॉयज बना दो, 4 बॉयज है, कितने गैप होंगे? 5 5 5 गैप, 5 5 गैप, 5 गैप में से कितनी गैप सिलेक्ट करने? 4 4, 4 4 ठीक है, 4 गर्ल्स है तो 4 गैप सिलेक्ट करने। तो 5 में से 4 को सिलेक्ट करने का तरीका कितना होगा? 5C4। 5C4 into 4 factorial। हाँ, अब वेरी गुड, 5C4 में आपने क्या करा? 4 गैप सिलेक्ट कर लिया, मान लो कोई भी 4 गैप सिलेक्ट कर लिया। अब इन 4 गैप्स में 4 गर्ल्स को अरेंज करना है, 4 गर्ल्स को अरेंज करना है, तो 4 गैप्स में 4 गर्ल्स को अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा? 4 factorial। फैक्टोरियल। गर्ल्स आपस में अरेंज हो जाएगी, और ये बच्चे हुए बॉयज आपस में अरेंज होने होंगे, तो उनका भी तरीका कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल। 4 4। बॉयज को भी तो आपस में अरेंज करना पड़ेगा, हाँ है ना? तो ये आपका सर। आंसर आ गया, फर्स्ट पार्ट आया समझ में? यस सर। वेरी गुड। बी पार्ट, बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट, बॉयज गर्ल्स को अल्टरनेट बिठाना। अब देखो यहाँ पे 2 केस बन सकते हैं, मान लो गर्ल्स से स्टार्ट हो रहा है, G1, पहले गर्ल्स, मान लो गर्ल्स से स्टार्ट हो रहा है, फिर बॉय आएगा, है ना? कोई भी बॉय आ गया मान लो, फिर कोई गर्ल आ गई, फिर कोई बॉय, इस तरह से। आ रहा है बात समझ में? यस सर। तो यहाँ पे 2 केस, या तो मान लो गर्ल से स्टार्ट हो जाए, इस तरह से चले, या फिर बॉयज से स्टार्ट हो जाए, है ना? क्लियर है? यस सर। कुछ भी हो सकता है। तो पहले तो ये 2 केस बनेंगे, तो या तो ये होगा या तो ये होगा, तो 2 तरीके। अब फिर बॉयज को आपस में अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल, और 4 गर्ल्स को आपस में अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल। या तो ये होगा या तो ये होगा। ऊपर वाले में तो गर्ल्स आपस में अरेंज होगी, गर्ल्स बॉयज को साथ में अरेंज नहीं कर सकते क्योंकि अल्टरनेट रखना है। तो बॉयज बॉयज आपस में अरेंज होंगे तो 4 फैक्टोरियल तरीके से, गर्ल्स गर्ल्स आपस में अरेंज होगी तो 4 फैक्टोरियल तरीके से। अब या तो गर्ल्स से स्टार्ट होगा या तो बॉयज से स्टार्ट होगा, इसलिए 2 तरीके। क्लियर हो गया? यस सर। फिर एक होता है भाई, अगर अरेंजमेंट में कुछ वर्ड अगर रिपीट कर रहे हो, जैसे अगर यहाँ पे है टोटल 5 लेटर को 5 लेटर को अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल होता है, लेकिन एम अगर 3 टाइम रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। याद आ रहा है? ए 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, आर भी 2 बार रिपीट हो तो 2 फैक्टोरियल से 2 बार डिवाइड कर दिया, बी 3 बार रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, ए 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 7 लेटर थे टोटल तरीके 7 फैक्टोरियल, ए 2 बार आ रहा है, बी 3 बार आ रहा है, तो सी 2 बार आ रहा है, तो उससे डिवाइड कर दिया। ये सबको पता है क्या? नंबर ऑफ वेज टू अरेंज, अगर मान लो कुछ लेटर आइडेंटिकल आ जाते हैं तो ये होता है। क्लियर है? यस यस सर सर। मान लो वर्ड अवंती, AVANTI, इसको अरेंज करने का कितना तरीका होगा? कितने लेटर है? 6 लेटर, टोटल तरीके 6 फैक्टोरियल, ए 2 बार आ रहा है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। सही है? यस सर यस सर। डिक्शनरी प्रॉब्लम अभी के लिए छोड़ देना, ये फटाफट देख लो एक तरीका और। कितना टाइम हो गया? टाइम होने वाला है। डिक्शनरी प्रॉब्लम आते हैं सॉल्व करना। यस सर। एक बार फटाफट रिकैप करा देता हूँ। कोई वर्ड है सूरत, डिक्शनरी में इसकी रैंक क्या होगी ये पता करना है। देखो इसमें ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, सुनो ध्यान से। डिक्शनरी में क्या होता है, अल्फाबेटिकली चीजें चलेगी, तो आपको लेटर यही यूज करना है, इसके अलावा कोई और लेटर यूज नहीं करना है, अदरवाइज तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। आप बोलोगे सर बी भी यूज होगा क्या? नहीं, आपको ये 5 लेटर को ही यूज करते हुए सोचना है कि सूरत किस पोजीशन पे है। अब अल्फाबेटिकली डिक्शनरी में अरेंज होंगे ये वर्ड, तो सबसे पहले कौन आएगा? ए के बाद कौन आएगा? आर, एस, टी, और फिर आएगा यू। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, यस सर। है ना? अब उसमें सूरत किस पोजीशन पे आएगा ये पूछा गया, तो एक एक करके आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने ए को फिक्स कर दिया कि ए से स्टार्ट होने वाले कितने लेटर है, ए को क्या कर दिया? फिक्स। अब कितने बच्चे? 4 लेटर, यस सर। है ना?
तो 4 लेटर को 4 जगह पे अरेंज करने का तरीका कितना होता है 4 फैक्टोरियल। तो ए से स्टार्ट होने वाले 24 लेटर होंगे। क्लियर हो गया। यस सर। फिर अगला लेटर ए से 24 लेटर आ गए। फिर सीक्वेंस में अगला कौन आएगा आर। यस सर। आर भी मुझे नहीं चाहिए। तो आर से स्टार्ट होने वाले कितने 4 लेटर वापस बताओ। 4 लेटर को 4 जगह पे अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। 24 वर्ड सॉरी। तो आर से स्टार्ट होने वाले 24 वर्ड होंगे। फिर आर के बाद अगला सीक्वेंस में कौन आएगा एस आएगा। कौन आएगा एस। एस। अब देखो एस तो चाहिए मुझे, तो एस को पहले फिक्स कर दो। यस। अब मैं अगली पोजीशन देखूंगा कि एक्स तो मुझे चाहिए ना, तो इसको मैंने फिक्स कर दिया। अब एस जब फिक्स हो गया तो सीक्वेंस में अगला कौन आएगा वापिस से ए आया ना। वापिस कौन आएगा ए Yes, आएगा sir. एस के बाद सीक्वेंस में। एस मेरा फिक्स हो गया। अब अल्फाबेटिकली पहले ए आएगा। अब ए तो मुझे नहीं चाहिए, तो एस ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड देख लेता हूँ क्योंकि मुझे ये तो नहीं चाहिए। तो एस से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने होंगे 3 फैक्टोरियल। Factorial. फैक्टोरियल। ठीक है। अब ए के बाद अगला सीक्वेंस में कौन आता है आर। तो एस को फिक्स कर लिया आर। तो एस आर से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने होंगे वापस 3 फैक्टोरियल। आर भी मुझे नहीं चाहिए। फैक्टोरियल। आर के बाद अगली किसकी बारी आएगी टी की। एस टी से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने होंगे वापस से 3 फैक्टोरियल। एस टी भी मुझे नहीं चाहिए। टी के बाद अगला कौन आएगा यू। अच्छा यू चाहिए तो यू को फिक्स कर दो। अब वापस Yes, से एस यू हो गया। अब वापस सीक्वेंस में कौन आएगा ए आएगा। लेकिन ए मुझे चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो एस ए यू से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने होंगे 2 फैक्टोरियल। ए के Factorial. बाद वापस कौन आएगा आर। आर तो मुझे चाहिए। एस फिक्स यस। यू फिक्स आर फिक्स। अब 2 लेटर बचे उसमें से वापस आएगा तो वापस ए भी मुझे चाहिए और Yes. टी भी चाहिए। तो यही लेटर मेरा सूरत हो जाएगा। तो ये कौन सी पोजीशन Yes. पे आया इन सबको क्या कर देना ऐड। ऐड। क्लियर आया ना। यस सर। आ रहा है समझ में। ऐड कर देना तो आपको इसकी रैंक पता चल जाएगी सूरत की। ओके ठीक है आज इतना ही रखते हैं। एनर्जी हो गई ट्रिले बहुत ज्यादा पढ़ा दिए आपको। अब मैं इसकी एक थ्योरी वाली वर्कशीट और भेज दूंगा जिससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है आपकी वो उसी में वर्कशीट में अपलोड करवा दूंगा। ठीक है ओके थैंक यू एवरीवन बाय बाय गुड नाइट टेक केयर। थैंक यू सर। बाय सर। गुड नाइट सर।